शुरुआत कर रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आरक्यू वैल्यू क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका श्वसन अनुपात। क्या पढ़ेंगे? श्वसन अनुपात। और लास्ट में पढ़ेंगे कि श्वसन को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक होता है। क्लियर है ना? ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसमें ये जो पूरा श्वसन चैप्टर है ना पादप में, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, श्वसन अनुपात किसे कहते हैं करके हर किसी के पेपर में आने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। श्वसन अनुपात किसे कहते हैं? तुम लोगों को पता है कि श्वसन की क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और किसका निष्कासन करते हैं? CO2 का। किसका? CO2 का। क्लियर है कि नहीं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और किसका निष्कासन करते हैं? CO2 का। क्लियर है ना? तो निष्कासित CO2, कितना CO2 निकाले और कितना ऑक्सीजन शरीर के अंदर ग्रहण किए, इसका जो अनुपात है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन अनुपात। क्या बोलते हैं? श्वसन अनुपात। ध्यान से समझने का कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। श्वसन क्रिया के दौरान कितना CO2 को हम लोग बाहर निकाले, ठीक है ना। निष्कासित CO2 कितना है, ठीक है, निष्कासित CO2 का आयतन कितना है, उसका आयतन बटे हम लोग कितना ऑक्सीजन को क्या किए? ग्रहण किए, यानी अवशोषण किया। अवशोषित O2 का आयतन, अवशोषित O2 का आयतन, ये जो अनुपात है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन अनुपात। क्या बोलते हैं? श्वसन अनुपात। श्वसन अनुपात का ही एक और नाम है श्वसन गुणांक। क्या बोलते हैं? श्वसन गुणांक। क्या बोलते हैं? श्वसन गुणांक, या इसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं RQ, ठीक है। क्या बोलते हैं? RQ। RQ वैल्यू करके आता है। क्लियर है ना? पेपर में मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आएगा RQ वैल्यू किसे कहते हैं। तो श्वसन की क्रिया में कितना ऑक्सीजन को ग्रहण किए, अवशोषण किए, और कितना ऑक्सीजन को बाहर निकाले, सॉरी कितना CO2 को बाहर निकाले, ये जो अनुपात रहता है, कितना निकाले और कितना ग्रहण किए, ठीक है ना, ये जो अनुपात है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन अनुपात। क्या बोलते हैं? श्वसन अनुपात। क्लियर है? किससे मापते हैं इसका मापन करते हैं हम लोग गैनांग रेस्पिरोमीटर से, रेस्पायरोमीटर से, गैनांग रेस्पायरोमीटर से करते हैं। किससे? गैनांग रेस्पायरोमीटर से। क्लियर है कि नहीं? कितना CO2 बाहर निकला और कितना ऑक्सीजन को ग्रहण किए, दोनों का जो अनुपात है। क्लियर है ना? उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन अनुपात। क्या बोलते हैं? श्वसन अनुपात। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ध्यान से समझना, श्वसन अनुपात कैसे निकाला जाता है, ये हो गया कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। तो श्वसन अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का RQ निकालते हैं। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और यही पेपर में पूछता है, कार्बोहाइड्रेट का RQ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का RQ ध्यान से समझना। जैसे कि हम लोग को पता है C6H12 व O6 कितना ऑक्सीजन ग्रहण करते हो जी तुम लोग? 6 ऑक्सीजन। कितना? 6 ऑक्सीजन। तो क्या बनता है? 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब कितना CO2 निकला? 6। कितना ऑक्सीजन ग्रहण किए? 6। तो 6/6 कितना आएगा? 1। तो RQ वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का कितना आता है? आपका 1 आता है। कितना आता है? 1। समझ आया कि नहीं? वैसे ही ध्यान से समझना, जैसे कार्बोहाइड्रेट का निकाले वैसे ही प्रोटीन का निकालते हैं। प्रोटीन का सीधा याद रखना है, प्रोटीन का RQ वैल्यू का मान होता है 0.8 से 0.9। कितना होता है? 0.8 से 0.9, मतलब 1 से कम आता है, ठीक है ना। प्रोटीन का RQ वैल्यू 1 से क्या आता है? कम। वैसे ही आपको याद रखना है वसा का व तेल का, वसा और तेल का जो RQ वैल्यू होता है वो कितना आता है? 0.7। मतलब देखो, सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद उससे कम किसका है? प्रोटीन का। और सबसे कम किसका आ गया? वसा और तेल का। कितना? 0.7। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा कार्बनिक अम्ल जो हम लोग लेते हैं, अलग अलग प्रकार का कार्बनिक अम्ल, ठीक है ना, उन कार्बनिक अम्ल का भी RQ वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। याद कर सकते हो कार्बनिक अम्ल का RQ। कौन कौन से कार्बनिक अम्ल लेते हैं? जैसे कि हम लोग को पता है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड है? मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड का यदि भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करें तो मैलिक एसिड के ऑक्सीडेशन से, ठीक है ना, कितना RQ वैल्यू आता है आपका? कभी भी पूछेगा तो 1.33 आता है। कितना आता है? 1.33। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड नाम सुने हो ना? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रहता है, उसका RQ वैल्यू का मान आता है कितना? 4 आता है। कितना आता है? 4। और तीसरा आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड, इसका भी आता है आपका 1.33। कितना आता है? 1.33। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से आपका कितने चीज़ों का RQ वैल्यू निकाल लिए? 1, 2, 3 और ये 3, 6। टोटल कितना? 6। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का। उसके बाद किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। कितना है? कार्बोहाइड्रेट का।
एग्जाम्पल देकर के समझाना एक है, ठीक है। इन लोगों का बाद में याद कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये तीनों का तो याद होना चाहिए। क्लियर है ना। कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा जरूरी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो 100 बात का एक बात दिमाग में छापना कि श्वसन क्रिया के दौरान निष्कासित CO2 का आयतन बटे अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, RQ वैल्यू। क्या बोलते हैं, RQ वैल्यू। अच्छा, अनाक्षी श्वसन जो होता है ना, ये ऑक्सी श्वसन के लिए, ये सब किसके लिए है, ऑक्सी श्वसन के लिए, ठीक है ना। किसके लिए है ये सब, ऑक्सी श्वसन के लिए। अनाक्षी श्वसन के लिए RQ वैल्यू का मान, अनाक्षी श्वसन के लिए RQ वैल्यू का मान क्या आता है, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। क्लियर है ना। उसमें CO2 क्या होता है, निष्कासित तो होता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है क्या, नहीं। तो बटे में क्या आता है, 0। समझ आ रहा है ना, कुछ भी आता ना आएगा उसके बटे में 0, तो मान क्या आता है, अनंत। क्या आता है, अनंत। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो 100 बात का एक बात याद रखना है, अनाक्षी श्वसन के लिए RQ वैल्यू का मान क्या होता है, आपका अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से आपका RQ वैल्यू का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग श्वसन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण में चैप्टर में पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कितने प्रकार का कारक होता है, 2 प्रकार का, एक बाह्य कारक और एक क्या होता है, आंतरिक कारक। वैसे ही श्वसन को प्रभावित करने वाले भी कितने कारक होंगे, 2 कारक, एक बाहर का वातावरण और दूसरा उसके खुद का फिजियोलॉजी है ना, एनाटॉमी, आंतरिक वातावरण। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम लोग श्वसन को प्रभावित करने वाला जो कारक है उसमें सबसे पहले किसका बात करेंगे, बाह्य कारक का। ऐसा कौन कौन सा चीज है जो श्वसन को प्रभावित कर सकता है, हेडिंग डालो, श्वसन को प्रभावित करने वाला कारक, श्वसन को प्रभावित करने वाला कारक, या श्वसन दर को प्रभावित करने वाला कारक, श्वसन दर को प्रभावित करने वाला कारक। कौन कौन सा कारक है जो श्वसन दर को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बाह्य कारक का बात करेंगे। बाह्य कारक में सबसे पहले आता है आपका प्रकाश। क्या आता है, प्रकाश। जितना ज़्यादा लाइट होता है श्वसन दर उतना ही ज़्यादा होता है, दिमाग में छापना। जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना ही ज़्यादा श्वसन दर होता है। क्लियर है। क्योंकि जितना ज़्यादा लाइट होगा ऑक्सीजन का उत्पादन उतना ही ज़्यादा जल अपघटन द्वारा, और ऑक्सीजन का यदि उत्पादन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करेगा मतलब श्वसन क्या होगा, ज़्यादा। क्लियर है ना। दूसरा याद रखना है टेम्परेचर। क्या, टेम्परेचर। हमको याद रखना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक श्वसन बेस्ट होता है। क्लियर है। कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो श्वसन दर क्या हो जाएगा, कम। तो श्वसन दर क्या हो जाएगा, कम। यहाँ तक क्लियर है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि टेम्परेचर इससे बढ़े तो श्वसन दर क्या हो जाएगा, कम। रेस्पिरेशन का जो रेट रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम। तीसरा पढ़े क्या, ऑक्सीजन। कितना, ऑक्सीजन का उपस्थिति। क्लियर है ना, ध्यान देना। वायुमंडल में टोटल कितना ऑक्सीजन है जी, 20%। वायुमंडल में 21 बोलते हैं ना, वायुमंडल में टोटल ऑक्सीजन कितना है, 21%। अब ये 21% जो है, ठीक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग 2% का ही तो यूज़ करते हैं श्वसन के लिए। कितना परसेंट का, 2% का मेनली। क्लियर है ना। 2 से 4% जो रहता है उसमें श्वसन दर क्या रहता है, सबसे ज़्यादा होता है। यदि ऑक्सीजन का मात्रा 2% से भी क्या हो जाए, कम हो जाए, 2% से भी क्या हो जाए, कम, तो श्वसन दर क्या हो जाएगा, कम। श्वसन दर क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं। वायुमंडल में टोटल कितना परसेंट है, 21, उसमें से 2 से 4% का हम लोग यूज़ करते हैं। यदि 2% से भी कम मात्रा हो जाए ऑक्सीजन का वायुमंडल में, क्लियर है ना, तो हम श्वसन दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। कितना बाह्य कारक हो गया, 3, प्रकाश हो गया, टेम्परेचर हो गया और ऑक्सीजन। ये सब बाहर मिल रहे हैं ना, प्लांट। क्लियर है। प्लांट में रेस्पिरेशन पढ़ रहा है, प्लांट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। चौथा, जल। चौथा क्या है, जल। ठीक है ना, ध्यान समझना। जल की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो श्वसन दर बढ़ता है। श्वसन दर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, जल को ज़्यादा यूज करेंगे तो ऐसा रहता है, जल क्या होता है, टूटता है। ठीक है, और जल टूट करके क्या देता है आपको, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन। क्लियर ना, तो श्वसन दर बढ़ता है, ऐसा बोला जाता है। पांचवा याद रखना, CO2। CO2 का मात्रा यदि बढ़ेगा तो श्वसन दर कम होता है। श्वसन दर क्या होता है, कम। क्लियर है ना। CO2 का मात्रा यदि वायुमंडल में ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन ग्रहण कर पाओगे क्या, नहीं। ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाए मतलब श्वसन दर क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है।
समझ आया कि नहीं? तो बाहर से प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए आपके? 5। कितने हो गए? 5। बात करते हैं आप किसका? आंतरिक कारक का। आंतरिक कारक का, ठीक है। आंतरिक कारक में कौन कौन सा चीज प्रभावित करता है? पहला भोज्य पदार्थ। पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या है? भोज्य पदार्थ। हम कैसा भोज्य पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं श्वसन के लिए, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर ना? हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यूज कर रहे हैं कि वसा का यूज कर रहे हैं कि प्रोटीन का यूज कर रहे हैं श्वसन के लिए? किसको, समझ आ रहा है कि नहीं? किसको ऑक्सीकृत करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। पहला तो भोज्य पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है, सीधा डायरेक्ट याद रखना। दूसरा, श्वसन दर जो रहता है साइटोप्लाज्मा की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? साइटोप्लाज्मा की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, सीधा याद रखना है ना। दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, एक तो भोज्य पदार्थ, दूसरा साइटोप्लाज्मा की मात्रा के ऊपर। क्लियर है? एक चीज और तुम लोगों को बताया था, याद करो। पायरुविक एसिड बनता था। पायरुविक एसिड जो रहता था, यदि ध्यान देना ना, पायरुविक एसिड में जो 2 ATP बनता था, सॉरी 2 ATP बोल रहा हूँ, 2 NADH2, क्या बनता था? 2 NADH2। मैं तुम लोगों को एक टॉपिक बताया था, एक तो मैलेट एस्पार्टेट, ध्यान देना, एक तो होता है तुम्हारा मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, याद आया? मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। और एक होता था तुम्हारा कौन सा वाला? ग्लिसरॉल फास्फेट सटल सिस्टम। एक में 38 ATP बनता था जी, और एक में कितना ATP बनता था? 36 ATP। क्लियर है ना? पेपर में कौन सा वाला था? 38 ATP वाला टिक करना बोला था। किसमें किसमें होता है बोला था? हार्ट में, लीवर में और किडनी में। क्लियर ना? हार्ट, लीवर और किडनी। और 36 ATP किसमें किसमें बनता है? मसल सेल में और न्यूरॉन सेल में। किसमें बनता है? न्यूरॉन सेल में। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो 2 टाइप के सटल सिस्टम रहते हैं, इसके ऊपर भी हमारा जो श्वसन का दर रहता है वो क्या करता है? निर्भर करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर का, ठीक है ना, श्वसन दर को प्रभावित करने वाला कारक और श्वसन गुणांक क्या होता है, ये टॉपिक पूरी तरीके से क्या होता है? कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।